हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। मैंने आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, जो स्टेबल बॉन्ड होता है, उन स्टेबल बॉन्ड के लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि बॉयल करना पड़ता है। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, रिवाइज करो, ध्यान दो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या था जी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको मैंने डिफाइन किया था कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है। सर जी, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है, और ये स्टेबल बॉन्ड जो होता है, स्टेबल बॉन्ड के लिए मोर एनर्जी यूज की जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है। इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो एनर्जी होती है, जो टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। क्योंकि पहले उन्हें तोड़ने के लिए मेल्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेल्ट करने के लिए उन्हें तोड़ना, मतलब इस टाइप से कि जैसे कि जो हार्ड बॉन्ड है वो जल्दी गर्म होता है, तो क्या होता है कि आपकी हीट किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड करती है आपकी बॉन्ड पे। किस पे? बॉन्ड पे। अगर बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर हीट भी ज्यादा अमाउंट लेती है। आप पढ़ने वाले हो सर अब बेंजाइलिक के बारे में, बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में, और वो भी किसके अंदर? आप पढ़ने वाले बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सर इसमें क्या होता है समझते हैं। देखो, पहली बात की sp3 मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सर sp3 क्या होता है? sp3 क्या होता है? sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड। sp2 क्या होता है जी? डबल बॉन्ड। sp क्या होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा, याद रहेगा। अगर हम बात करें तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर, अगर आप मोनोहाइड्रिक नहीं, बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर अगर आप बात कर रहे हो एल्कोहलिक ग्रुप में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आपका सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप आता है। और प्राइमरी बेंजाइलिक का मतलब होता है, प्राइमरी बेंजाइलिक के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड के पास, सर जी, इन कंपाउंड के पास, यहां ध्यान से समझो, ध्यान से एक्सप्लेन से समझो मैं क्या बता रहा हूं। यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहली बात, इनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। यहां आपका फर्स्ट कार्बन ये है। अगर इस बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर पहला कार्बन ये है, तो पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे अच्छा बॉन्ड बनता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्बन। सर ये कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। सर कार्बन और ओ से क्या बनता है? सर कार्बन और ओ होता है कीटोनिक ग्रुप में। किसमें? कीटोनिक ग्रुप में। यानी कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन करने पे क्या निकलता है? कीटोन निकलता है। तोड़ने पे क्या निकलता है? कीटोन निकलता है। जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करोगे तो मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ऑक्सीडेशन के दौरान जो सी होगा वो ओ को लेके निकल जाएगा। जब आपका कार्बन ले लेता है क्या? जब आपका कार्बन एक, जब मतलब समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब आपका कार्बन एक ऑक्सीजन एटम को लेता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है आपका कीटोनिक ग्रुप, सीओ ग्रुप। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन करने पे प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल जो होते हैं वो देते हैं कीटोन, क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी में क्या है? सर सेकेंडरी में क्या सर जी? सेकेंडरी में फर्स्ट कार्बन है। और मैंने क्या बोला? पहले कार्बन से, सर जी क्या? पहले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पहला कार्बन है और पहला हाइड्रोजन है। तो पहला कार्बन और पहला हाइड्रोजन है, तो क्या क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या? अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे आप रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करने के बाद यहां पर देखो तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां आपको सी दे रखा और ओ दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि सी और ओ का मतलब है यहां आपका क्या है? कीटोनिक ग्रुप मिल सकता है। अगर यहां पे आपको कीटोनिक ग्रुप मिल जाएगा तो ये सेकेंडरी
बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर कीटोनिक ग्रुप मिलने की संभावना है ड्यू टू ऑक्सीडेशन तोड़ने पर, क्योंकि तोड़ने के बाद क्या होगा, तोड़ने के बाद हाइड्रोजन के बॉन्ड हट जाएंगे और ये CO हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें थर्ड की, तो पहली बात यहां पे आपका फर्स्ट कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं, तो ये आपका यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कभी नहीं बनेगा। समझ गए, अल्फा हाइड्रोजन कभी नहीं बनेगा। सेकंड देखो, सेकंड कार्बन के साथ H कनेक्ट, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पहला कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो हाँ, पहला कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। यानी कि टर्सरी बेंजाइल अल्कोहल में, फिर 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कमी कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपका कीटोन नहीं निकलता ऑक्सीडेशन करने पे, इसलिए आपके टर्सरी बेंजाइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो आप बोलते हैं रेजोनेंस शो नहीं करते। सर रेजोनेंस क्या होता है? सर रेजोनेंस का मतलब है अगर दो अपोजिट चार्ज एक रिंग में घूमे, क्या, अगर दो अपोजिट चार्ज एक रिंग के अंदर घूमे और घूमने के बाद अपने आप को स्टेबलाइज करे मूवमेंट से, तो उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो इस पूरी बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ जाए, तो कीटोनिक ग्रुप के आने के बाद वो जो कीटोनिक ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिस कारण यहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला अगर आप बात करते सर जी ऑर्डर ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल, सर बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑर्डर की बात कर रहे हो, बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑर्डर किसके अंदर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसमें क्या होता है सर जी, इस चीज को अगर आप समझो तो इसमें आपके दो कंपाउंड है, एक है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, क्या है सर जी? एक है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और एक है आपका CH3 यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे जो एरोमेटिक बेंजीन है वो एरोमेटिक बेंजीन जोड़ रही है, क्या जोड़ रही है? एरोमेटिक बेंजीन जोड़ रही है आपके एक एलिफेटिक कंपाउंड को, जिसका नाम है CH2OH। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर, क्या सर जी? एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, हमने बोला था आपसे समझना बहुत इजी तरीके से कि सर जी एलिफेटिक कार्बन के अंदर, एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर, तो सर जी एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड में सर जी आपका नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो नंबर ये कार्बन का नंबर, किसका नंबर? कार्बन का नंबर, तो कार्बन का नंबर मोर देन 4 होता है, तो आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जी यहाँ पे आप बेंजाइलिक अल्कोहल के ऑर्डर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये समझते हो कि पहला आपका 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं। सर जी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर आपका ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। जो कीटोन ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है। ड्यू टू एसिडिक ग्रुप ये रेजोनेंस शो करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मैं बोला चार्ज घूमता है रिंग की फॉर्म में। तो अगर आप बात करो प्राइमरी एल्कोहल, तो बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर प्राइमरी एल्कोहल का जो रिलेशन है वो किस टाइप से? एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है और यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड है, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग बनी हुई है, एलिफेटिक कंपाउंड जुड़ा है इससे। ठीक है, रिंग से क्या जुड़ा है? एलिफेटिक कंपाउंड। तो 1 डिग्री ज्यादा, क्योंकि 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री के अंदर ज्यादा वो है, ज्यादा एसिड बनेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर ज्यादा एसिड बनना है, तो इसलिए पहले आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू ऑक्सीडेशन आपका CO रिमूव होता है, कार्बोक्सिल जो आपका कीटोन ग्रुप रिमूव होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन यहाँ पे फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में आपका कीटोन ग्रुप रिमूव हो जाता है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में, यानी 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में आपका कीटोन ग्रुप CO रिमूव हो जाता है। ड्यू टू डज नॉट ऑक्सीडाइज, क्या? टर्शरी
बेंजाइलिक एल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज, कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेन रीजन है इसमें, पहला रीजन है ऑक्सीडेशन में CO ग्रुप, दूसरा रीजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे केस ये भाई, एक और केस भी है, देखा, एलिफेटिक कंपाउंड में कार्बन नंबर 1 से लेके 4 होगा, एरोमेटिक में मोर देन 4 होगा। ठीक, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरी बेंजाइलिक एल्कोहल को आप पढ़ रहे हो, जो बेंजाइलिक एल्कोहल पढ़ रहे हो, इस पूरे बेंजाइलिक एल्कोहल में नोट पॉइंट आपका ये बनता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो डिसाइड करते हैं किसको? अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन के, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो टूटते हैं। क्या सर जी? अल्फा हाइड्रोजन टूटते हैं। जहां आपके अल्फा एच टूटता है सर जी, जहां आपका अल्फा एच टूटता है, ब्रेक होता है, जहां पे अल्फा एच टूटता है, ब्रेक होता है। देखो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर होना चाहते हो, CH2 है ना, CH ये लगा, इसे देखो, मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो, अगर मैं इसको हटा के देखूं, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बना दूं, जिस स्ट्रक्चर में मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ये रहा, फर्स्ट वही अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच, ऊपर का अल्फा एच, नीचे का अल्फा एच नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे मैं ये दिख रहा है कि एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। अगर मैं इन H मॉलिक्यूल को रिमूव कर दूं, तो जैसे ही H मॉलिक्यूल हट जाएंगे, तो H मॉलिक्यूल कटती क्या होगा? H मॉलिक्यूल कटती CO ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन बन जाता है। तो क्या होगा सर जी? अल्फा एच ऑक्सीडेशन को शो करता है, क्योंकि अल्फा एच के टूटने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या निकलता है? ऑक्सीडेशन। क्या निकलता है? CO ग्रुप। ठीक है, दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है भाई, ये ग्रुप है भाई। और हीट और बॉन्ड बराबर है, कैसे? क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हीट बढ़ने पे बॉन्ड भी मतलब कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ने पे क्या सर जी? बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ने पे हीट का अमाउंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जितने ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होंगे, क्या? जितने ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होंगे तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो टूटता है। इससे क्या बनता है जी? डबल बॉन्ड बनता है। इससे क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिनोल के अंदर सर कौन सी फिनोल? मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। सर मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल OH, तो मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं। यानी सिंगल फिनोल मतलब मोनोहाइड्रिक फिनोल। अगर सर जी सिंगल फिनोल, क्या? सिंगल फिनोल प्लस CH3 ऐड हो जाए तो क्या बनता है? कंपाउंड। क्या बनता है जी? डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम बात करें तो प्राइमरी फिनोल का मतलब क्या होता है? सर प्राइमरी फिनोल का मतलब होता है कि आपका जो फिनोल है, जो आपका फिनोल है वो सिंगल कंपाउंड है, वो सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है सर जी? सेकेंडरी फिनोल। सेकेंडरी फिनोल सर इसमें क्या होता है? सेकेंडरी फिनोल के अंदर आपका एक OH अटैच्ड है ऊपर की तरफ, ए के साइड में। ठीक है, तो सेकेंडरी फिनोल है। सर टर्सरी क्या होता है? सर टर्सरी फिनोल का मतलब है कि एक फिनोल आपका अटैच्ड है टॉप वाले पार्ट पे, एक साइड वाले पार्ट पे राइट की तरफ, और एक नीचे वाले पार्ट पे। सर खास बात बताऊं क्या होती है? फिनोल में होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है किसके? सिमिट्री के। किसके जी? सिमिट्री के। समझे कि नहीं? बोलोगे सर अच्छा करने में आ गया। सर इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और सिमेट्री कैसे बराबर होगी? हम कैसे मान ले कि डिस्टेंस और सिमेट्री बराबर है, मतलब दूरी और सिमेट्री कैसे बराबर हो सकती है? माने कैसे? बताते कैसे माने, सब बताते हैं आपको। अगर मैं इससे ब्लू लाइन में हेड करा दूं तो आपको अच्छा लगेगा? चलो अच्छा पॉइंट मिले। तो इस पूरे मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल और ट्राइहाइड्रिक फिनोल का कोर कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सिमेट्री और डिस्टेंस वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे बात की गई सिमेट्री की। एनसीईआरटी के इस टॉपिक में आप सिमेट्री की बात करोगे, और सिमेट्री के लिए कोर कंसेप्ट, कोर पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस जो होता है वो सिमेट्री के बराबर होता है। बराबर होता है।
सिमेट्री का डिस्टेंस बराबर होता है, कुछ कमी है क्या इसमें? बराबर होता है। रुको, कुछ गलती कर कंसेप्ट में, कुछ गलती है चीज, थोड़ा ठीक करते हैं इसको। हाँ बराबर तो होता है, कैसे बराबर होता है वो पता है, ठीक है। अगर हम बात करूं पहली स्ट्रक्चर की, तो सर आप स्टेबिलिटी की बात करो। सर स्टेबिलिटी कैसे पता लगाओगे, इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता लगाओगे? सर स्टेबिलिटी से पहले हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब है वन प्लेन। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? वन प्लेन, यानी कोई भी कंटिन्यू सिंपल प्लेन में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। अगर हमारा मिरर हमारी इमेज को इक्वली काट दे, अगर हमारा मिरर हमारी इमेज को इक्वली काट दे तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो इसकी सिमेट्री किस पर डिपेंड कर रही है? सर ये क्या डिस्टेंस, समझ आइए, क्या डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस मान ली, ठीक है, डिस्टेंस। सर ये क्या डिस्टेंस, सर ये क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि अगर दूरी की बात करो तो आप दूरी के बेस पे ये पता कर सकते हो कि जो आपका बनने वाला कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल है। सर इसका मतलब क्या होता है? सर सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? यानी कि डिस्टेंस का मेन काम क्या होता है? डिस्टेंस का मेन काम होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल में कि डिस्टेंस हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल है। कैसे बताते, कैसे? अगर मैं कोल्ड यहाँ पे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करूं तो कोल्ड कंसेप्ट में ये कहता है कि डिस्टेंस में सिमेट्री का मतलब होता है वन प्लेन। सिमेट्री क्या होता है? वन प्लेन। यहां सिमेट्री क्या है? यहां सिमेट्री दूरी को शो कर रहा है, मतलब यहां हम सिमेट्री को कंसेप्ट में पहले यूज करते हैं कि जो सिमेट्री है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर और सिमेट्री को यूज कर रहे थे हम डिस्टेंस के तौर पर, ठीक है। अब ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कंपाउंड के अंदर की वन प्लेन, एक प्लेन पे सब कुछ आ जाए, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, वन प्लेन और इक्वल डिवाइड। एक प्लेन की बात करो, इक्वल डिवाइड की बात करो, वो कहते हैं सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। यहां सिमेट्री का स्ट्रक्चर, यहां सिमेट्री मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर की, वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यहां सिमेट्री का मतलब क्या होता है? डिवाइडेशन, बांटना, ठीक है। सिमेट्री को बांटना दो इक्वल पार्ट में, उसे क्या कहते हैं? सिमेट्री। एसिमेट्री क्या होती है? एसिमेट्री क्या होती है? एसिमेट्री का अपोजिट होता है। एसिमेट्री का मतलब क्या कहता है? एसिमेट्री बोलता है हमसे डज नॉट डिवाइड इक्वल पार्ट, डज नॉट डिवाइड इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते, समझ में आ गया? डज नॉट डिवाइड इक्वल पार्ट, तो दोनों कंसेप्ट अपने आप में अच्छे कंसेप्ट बना दिए, है ना। ओके भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने क्यों बनाया, क्या मतलब है कॉन्सेप्ट का, क्या लिख दिया? नहीं लिखना, लिखा नहीं है, एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल और ट्राईहाइड्रिक फिनोल के अंदर अगर आप देखो तो फिर डिफरेंस किसका है? मॉलिक्यूल के नंबर का डिफरेंस। यहाँ पे एक फिनोल है, दो फिनोल है, तीन फिनोल है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो कि डिस्टेंस सिमेट्री के बराबर है, क्या डिस्टेंस सिमेट्री के बराबर है, तो पहले सिमेट्री क्या बोलती है? स्ट्रक्चर। पहले सिमेट्री क्या बोलती है? स्ट्रक्चर, यानी कि जो सिमेट्री स्ट्रक्चर है वो डिस्टेंस के बराबर है। कैसे? कि जितनी दूरी बढ़ती है स्ट्रक्चर एक्सपेंड करते। कैसे? यहाँ पे एक्सपेंशन कम हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन कम हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन बढ़ गया, दूरी बढ़ी तो खिंच गया, एक्सपेंशन बढ़ गया, पहले कम था फिर बढ़ गया, यानी कि डिस्टेंस और सिमेट्री बराबर इसलिए है क्योंकि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल के अंदर डिस्टेंस बढ़ने पे सिमेट्री बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सिमेट्री बढ़ेगी स्ट्रक्चर वाइज। पहले इतनी रहेगी दूरी, पहले दूरी पे इतनी स्ट्रक्चर रहेगी, फिर और बड़ी होगी, खिंच जाएगी, ठीक, खिंच जाएगी, तो क्या? सिमेट्री और डिस्टेंस का पार्ट, वो तो स्ट्रक्चर और सिमेट्री कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाता है। एक सिमेट्री क्या बोलती है? एक सिमेट्री ये बोलते हैं कि अगर ये बेंजीन वाला पार्ट, अगर ये बेंजीन का कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में बट जाए
तो अगर बेंजीन की नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ कंपाउंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो सर यहाँ पे ये देखो, क्या ये स्ट्रक्चर एक प्लेन पे आ पा रही है? सर कैसे पता करोगे? देखो पहले में तो कोई चांस ही नहीं है, सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल कंपाउंड में एक ही तो OH है, कहां बांटोगे इस OH को? मुश्किल है बांटना, तो क्यों बांटो, मत बांटो। यहां ध्यान दो, यहां सिमेट्री प्लेन क्या कहता है सर? तो खास बात ये है कि सिमेट्री में इक्वल डिवाइडेशन हो ही नहीं पा रहा। कैसे नहीं हो पा रहा सर? लाइन बढ़ गई, लाइन कर्व होगी। अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं बेंजीन के अंदर अगर मैं बेंजीन के अंदर दो कंपाउंड को बांट दूं, कैसे बांट दूं? या तो ऐसे बांट दूं इक्वल पार्ट में, ठीक है, या ऐसे बांट दूं, या ऐसे बांट दूं, या ऐसे बांट दूं इक्वल। तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा, उसे कहते हो आप क्या? सिमेट्री, यानी प्लेन में पार्ट बट रहा है। पर सर यहां तो प्लेन में पार्ट ही नहीं बट रहे। देखो कंपाउंड कैसा अटैच्ड है, क्या एक लाइन बन पा रही है? सर लाइन तो सारी बिगड़ गई, यहाँ पे OH और CH3 है, तो सिमेट्रिकल कैसे बैठ रहे हो? तो एसिमेट्रिकल है, पूरी स्ट्रक्चर खराब हो गई, ठीक है, तो दिक्कत है। सर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ सही होते हुए भी स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ गया। देखो सर यहाँ पे लाइन सीधी नहीं पूरी तरीके से, है ना, प्योर सीधी लाइन नहीं मिल पा रही। यहाँ देखो टेल लाइन होगी, तो यहाँ तो लाइन का डिवाइडेशन इक्वल पार्ट में हो ही नहीं पा रहा। जब एक लाइन इन कंपाउंड को बांट नहीं पा रही इक्वल पार्ट में, तो सिमेट्रिकल कैसे हो जाएंगे? एसिमेट्रिकल कहलाएंगे। समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं। वही है ना, कि कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में COOH यहाँ पे अटैच्ड है, CHO ग्रुप यहाँ जोड़ दो, CO यहाँ जोड़ दो, ये H यहाँ जोड़ दो। अब अगर मैं यहाँ बात करूं सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी? यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं इसको बांटना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे बांट दूंगा, ऐसे। तो सिमेट्री इक्वल पार्ट, सिमेट्री ने बांटने पे क्या हुआ? सिमेट्री के बांटने पे इक्वल पार्ट में बढ़ गई, ठीक है। अगर मैं बांटू ऐसे तो बांट लूंगा, तो सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल बन जाएगा, ये सिमेट्रिकल है। ऐसे बांटूंगा तो इक्वल बढ़ जाएगा, ऐसे बांटूंगा तो इक्वल बढ़ जाएगा, तो सिमेट्रिकल है। मतलब इक्वल पार्ट में सीधी लाइन बांट दो तो सिमेट्रिकल कहलाता है। यहाँ तो सीधी लाइन हो ही नहीं पाती, लाइन टेढ़ी है, लाइन का डिफरेंस आ रहा है कि जहां कहीं दूरी कम है, दूरी ज्यादा है, दूरी सेम नहीं हो पा रही। देखो दूरी सेम है, ये सेम दूरी, ये सेम दूरी, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। यहाँ तो पॉइंट भी नहीं है, दूरी भी सेम है, तो इसलिए सारे जो कंपाउंड है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये सारे सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक सिमेट्रिक डिस्टेंस क्या कहती है? स्ट्रक्चर के बारे में, एक बताती है डिवाइडेशन ऑफ प्लेन के बारे में, ठीक है। सिमेट्री में एक सिमेट्रिक डिवाइडेशन ऑफ प्लेन को डिफाइन करेगी कि प्लेन को कैसे बांटना है, एक एसिमेट्रिकल डिफाइन करेगी कि कैसे वो नहीं बांटेंगे, ठीक है। वो ही है भाई, बहुत इजी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? जेई मेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया जेई मेंस 2025 में आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट 7 अप्रैल को। सर समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है? यानी कि ये क्वेश्चन भी एक साल पुराने का ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन एक साल पुराने है। अब पढ़ते इसमें क्या दे रखा है? देखो पहला ऑप्शन है डाई मिथाइल ईथर। क्या? डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। तो डाई मिथाइल ईथर आपका कंप्लीटली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, लेकिन डाईइथाइल ईथर मतलब डाई मिथाइल ईथर को अगर आप पानी में मिला दो तो पानी में मिल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। पर डाईइथाइल ईथर इज वेरी एक्सटेंट, सोल्यूबिलिटी बहुत कम है इसकी, यानी वेरी स्मॉल सोल्यूबिलिटी। क्यों होता है ऐसा? देखो जेई में ना हर बार सवाल देता है इससे, बच्चों को कंफ्यूज करने, ठीक है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट है? ये दो देखो, अब ये पढ़ने वाले इस पूरा जो परिक्रम है इसमें ये पढ़ने वाले हो कि दोनों स्टेटमेंट में क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही। देखो पहला पॉइंट इसमें देखा डाई मिथाइल ईथर। सर डाई मिथाइल ईथर क्या होता है? सर डाई मिथाइल ईथर का मतलब है CH3 यहाँ पे, O CH3 यहाँ पे, O यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। सर ये वाटर में सोल्यूबल है। सर क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो डाई मिथाइल ईथर है इसने दो कार्बन को जोड़ रखा है एक ऑक्सीजन से, तो स्ट्रक्चर कम है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो छोटी है, साइज छोटा है। सर बेनिफिट क्या है इससे? सर बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कुल मिला के आपको नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन लिमिटेड है। अब इसमें क्या बेनिफिट है? सर बेनिफिट ये है, और कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड, कोई पानी का कंपाउंड ऐड होना चाहे
तो वाटर कहाँ ऐड होगा, वाटर कहाँ अटैक करेगा, ओ पे अटैक करेगा। अगर किसी वाटर ने क्या, अगर किसी वाटर ने इस ओ पे अटैक कर दिया, तो जब ये वाटर, कोई वाटर का मॉलिक्यूल, जब कोई वाटर का मॉलिक्यूल ओ पर अटैक करेगा तो उसे दो बेनिफिट है। क्या, कि डाइमिथाइल ईथर के अंदर शेप बहुत छोटा है, छोटा शेप है, तो इसमें बल्कीनेस नहीं है, यानी कि ये से बल्कि नहीं है। अगर बल्कि नहीं है तो बेनिफिट ये है कि बहुत ज्यादा छोटा शेप है, तो इजीली आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो ऐड करना बहुत ईजी है, तो बल्कि शेप ना होने का कारण ऐड करना ईजी है, इसलिए यहाँ पे बल्कि शेप नहीं है। बल्कि शेप है, भारी शेप ना होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि डाइमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर होता है आपका CH3 और CH3। इसका मतलब है कि दो CH3 जोड़े पड़े एक ऑक्सीजन को, इसमें कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। तो इसका मतलब क्या है कि छोटा शेप क्या होता है किसी भी कंपाउंड का, अगर डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर का छोटा शेप क्या होता है, डाइमिथाइल ईथर का छोटा शेप, स्मॉल शेप, छोटा आकार हेल्प करता है क्या करने में, वाटर को ऐड करने, क्योंकि वाटर को क्या मिलता है, स्पेस, वाटर का मिलता है स्पेस, तो मॉलिक्यूल क्या है कम है, तो यहाँ पे शेप छोटा है, स्मॉल शेप, ठीक है। स्मॉल शेप होने के कारण यहाँ पे बल्कीनेस नहीं है। सर डाइइथाइल ईथर इज वेरी एक्सटेंड वेरी स्मॉल सोल्युबिलिटी, सर ऐसा क्योंकि सर डाइइथाइल ईथर है, डाइइथाइल ईथर में C2H5O C2H5 होता है, समझ रहे हो कि आपको डाइइथाइल ईथर के अंदर C2H5 और OC2H5 मिलता है। इसका मतलब कि कंपाउंड फैल चुका है, कंपाउंड एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। अब कंपाउंड फैल गया तो शेप बढ़ गई, यानी कि शेप लार्ज है, तो लार्ज शेप। सर लार्ज शेप से नुकसान क्या है, तो लार्ज शेप से नुकसान ये होता है कि जो लार्ज शेप होता है, क्या सर, लार्ज शेप जो होता है वो क्या करता है कि जो लार्ज शेप होता है वो बहुत ज्यादा साइज को बढ़ाता है। साइज ज्यादा होने के कारण कोई मॉलिक्यूल ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा गैप है, मतलब गैप बहुत कम है, तो बल्कीनेस, यहाँ बल्कीनेस आ गई, शेप ज्यादा होगा तो लार्ज शेप है। और ड्यू टू लार्ज शेप क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल फैलता है, एक्सटेंड करता है, पर ये फैलेगा, फैलने से क्या होगा सर, जब डाइइथाइल ईथर फैल जाएगा तो डाइइथाइल ईथर फैलने के बाद लार्ज शेप ले लेगा, और जिस लार्ज शेप में कुछ जोड़ना मुश्किल है, ठीक है, भीड़ भड़का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है, समझ गए, मतलब कि डाइइथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, यस, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर यानी कि जब मिथाइल के दो मॉलिक्यूल, जब मिथाइल के दो मॉलिक्यूल एक वायु के O को पकड़ेंगे तो जो एक दो मिथाइल और एक O जो होता है वो क्या पड़ता है, डाइमिथाइल ईथर। और डाइमिथाइल ईथर क्या होता है, डाइमिथाइल ईथर का शेप छोटा होता है, छोटा शेप होने के कारण मॉलिक्यूल इजीली ऐड हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। छोटा शेप होने के कारण मॉलिक्यूल इजीली ऐड हो सकता है, तो पानी इजीली जुड़ जाएगा। जबकि डाइइथाइल ईथर के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक्सटेंड होकर फैलने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कैसे कर रहा है कि C2H5 और C2H5 यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्सटेंड कर रहा है, जिस कारण ये लार्ज शेप होने के कारण सोल्युबिलिटी कम शो करता है। समझ में आ गया, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या पढ़ो जेईई मेंस के लिए, कि सर जेईई मेंस के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में देखा है आपको 2025 में कि सोडियम मेटल, क्या सोडियम धातु, सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू डिराइइथाइल ईथर। आप सोडियम मेटल का यूज करते हो किसके लिए, डिराइइथाइल ईथर के लिए, जबकि किसके लिए नहीं करते, इथाइल अल्कोहल के लिए। इसका मतलब क्या होता है सर, सर इथाइल ईथर क्या होता है सर, इथाइल ईथर सर ये रहा यहाँ, ये मैंने यहाँ बनाया, ये आपका डाइइथाइल ईथर है, ये देखो ये आपका क्या है, एथिल ग्रुप है, ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप आपका एथिल ग्रुप है, और यहाँ पे ईथर का O है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइइथाइल ईथर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर जी मैं आपसे इतना बोल चुका हूं कि इस क्वेश्चन में आप ये समझ रहे हो कि अगर डाइइथाइल ईथर बड़ा होगा तो सोडियम मेटल का, अब यहाँ पे क्या कंडीशन कि सोडियम मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि सोडियम धातु है, वो सोडियम धातु किससे रिएक्शन कर रही है, सोडियम धातु रिएक्शन कर रही है हमारी किससे, सोडियम धातु रिएक्शन कर रही है हमारी किससे, ये रिएक्शन कर रही है आपकी डाइइथाइल ईथर से, जबकि इथाइल अल्कोहल से नहीं कर रही। ऐसा क्यों है, रीजन वाई बताओ, क्यों है, कुछ खास इसका जो हो जो हम बोल सके, कुछ तो खास मतलब इसके अंदर जो ये रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, है ना, देखो क्या रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं रिएक्शन, समझो इस चीज को। तो अगर हम इसे देखो तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि सोडियम धातु और ईथर,
धातु और ईथर, ठीक है। देखो लॉजिकली बात क्या बोलती है, लॉजिकली बात ये बोलती है कि जो इथाइल ईथर वो बहुत रिएक्टिव होता है। सर बताऊं खास बात क्या है, खास बात देखिए जो ईथर है, ईथर को क्या होता है, ईथर को आग लगाते जल जाता है। सर ईथर है, ईथर जलेगा, तो अब ईथर क्या होता है, ईथर बहुत रिएक्टिव है, तो ईथर की ज्यादा रिएक्टिविटी है। ईथर क्या होता है, ईथर आपका रिएक्टिव होता है। ईथर क्या होता है आपका रिएक्टिव, क्या होता है रिएक्टिव। अगर ईथर आपका रिएक्टिव होगा तो जल जाएगा, है ना, ऑप्शन जल जाएगा। तो इस ईथर को बचाने के लिए, ताकि जल ना जाए, रिएक्शन ज्यादा फास्ट ना कर दे, तो इस ईथर को, इस डाइथाइल ईथर को, कोई भी ईथर है, इसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए आप यूज करते हो किसका, सोडियम मेटल का, सोडियम धातु का। समझ में आया कि नहीं दिक्कत। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपसे ये बोला कि इस कंडीशन को समझो, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन क्या कह रही है उसे समझो। कंडीशन आपसे ये कहना चाह रही है कि सर जी आप सोडियम मेटल का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने सोडियम धातु का यूज किया ही नहीं किसमें, अगर आपने सोडियम धातु का यूज ही नहीं किया किसमें, ड्राई इथाइल ईथर में, तो रिएक्शन डिसबैलेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ड्राई इथाइल ईथर, जो ईथर ग्रुप है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सर जी ईथर आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, तो जब ईथर आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो समझो दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत तो ये होगी कि सर अगर सपोज करो रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का रेट हाई है, अगर हाई रेट पे, क्या अगर रिएक्शन के हाई रेट पे ईथर रिएक्ट कर जाए तो आग लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सोडियम धातु का यूज करते हो, ताकि सोडियम मेटल, क्या सोडियम मेटल हमारी रक्षा करता है किससे, डाई इथाइल ईथर से, ताकि जो ईथर है वो ज्यादा रिएक्ट ना करे, ठीक है। जबकि इथाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है, सोडियम धातु का एक मॉलिक्यूल है। जैसे रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करते यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड, और पानी का हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसका मतलब कि ये तो रिएक्शन वैसे पूरी हो गई, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो रिएक्शन बहुत दिक्कत कर जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि सर धातु सोडियम की लगी पड़ी है, सोडियम तो अपना काम कर रहा है पर रिएक्शन नहीं हो रही, क्योंकि सर जी ये इथोक्साइड आयन बना रहा है, जो इथोक्साइड आयन टूट जाएगा, जब ये टूटेगा तो दोबारा अल्कोहल जोड़ लेगा, ये इथोक्साइड आयन है। अब आयन क्या होता है, टूटता है, टूटेगा तो दोबारा बना लेगा, तो आयन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C2H5ONA, यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड का आयन बन चुका है, जो आयन आपका दिक्कत करता है रिएक्शन में। तो भाई मैं तो इसे मानता ही नहीं कि रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, था आपका जेई मेन 2025 का क्वेश्चन। तो जेई मेन 2025 के क्वेश्चन को 7 अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है कि डाई मिथाइल ईथर जो होता है वो कंप्लीटली पानी में मिल जाता है, पर डाई इथाइल ईथर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता समझते हैं, क्योंकि डाई मिथाइल ईथर का जो शेप होता है वो छोटा होता है, छोटा शेप है, मतलब कि जो डाई मिथाइल वो छोटा शेप का है। अगर डाई मिथाइल ईथर छोटे शेप का होगा तो मॉलिक्यूल में पानी जोड़ना आसान होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा होगा, स्मॉल शेप होगा, तो शेप छोटा तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि डाई इथाइल ईथर के अंदर शेप बड़ा है तो शेप फैल गई, शेप फैलेगी तो क्या होगा, शेप फैल गई, जैसे कि शेप फैल जाएगी तो फैलते क्या होगा, यहाँ पे पानी जोड़ना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि बड़ी शेप है तो पानी जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, बल्किनेस आ गई, यानी मॉलिक्यूल में गैप नहीं रहा, तो मॉलिक्यूल में गैप नहीं तो पानी कहाँ जोड़ोगे, कोई जगह ही नहीं पानी डालने के लिए। इसके अलावा तो सही स्टेटमेंट है कि डाइमिथाइल ईथर छोटे शेप का होता है, जिस कारण कंप्लीटली पानी मिल जाता है, ठीक है। जबकि डाइथाइल ईथर जो होता है ये आपका जो डाइथाइल ईथर है ये आपका छोटे शेप का होने के कारण पानी को नहीं मिला पाता। जबकि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, जे मेंस के लिए पहला स्टेटमेंट सही है। जे मेंस दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान कि सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई इथाइल ईथर, कि आप सोडियम धातु का यूज, यानी कि आप सोडियम मेटल, सोडियम धातु का यूज करते हो किसके लिए, ड्राई इथाइल ईथर के लिए। बट इथाइल अल्कोहल है ना, आप सोडियम मेटल का यूज करते हो किसके लिए, ड्राई इथाइल ईथर के लिए, जबकि इथाइल अल्कोहल के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सर जी जो ईथर है आपका, चाहे वो इथाइल ईथर हो चाहे वो मिथाइल ईथर हो, दोनों में क्या होता है, चाहे वो इथाइल ईथर हो या फिर डाई मिथाइल ईथर हो, दोनों ईथर क्या होता है, वो तो रिएक्टिव होते हैं। अब ईथर क्या होता है, ईथर जो होता है तुरंत आप पकड़ लेगा तुरंत जल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जलता है, ठीक है। तो
ईथर क्या होता है, जलता बहुत है, इसलिए आप क्या करते हो, ईथर को बचाने के लिए आप सोडियम ब्रेड का यूज होता है कि जो ईथर बच जाए। और इथाइल अल्कोहल का संकेत वही कि तो इथाइल अल्कोहल है, ये सोडियम धातु है, ये बनाएगा आयन और हाइड्रोजन निकाल देगा, है ना, वही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत लेक्चर बढ़ चुका है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्वेश्चन भी होगा JEE में 2025 का, कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।